जी बच्चों, अब आते हैं हम IAS 16 कम IAS 36 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। रिक्वायरमेंट क्या है जी इसकी? कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड पास द जर्नल एंट्री ऑफ इम्पेयरमेंट इफ एनी बाय एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेथड लिख दिया गया है। देयर आर टू मेथड्स। पहले पुराने ज़माने में एक ही मेथड एग्जिस्ट करता था, एंट्री एक ही होती थी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब वो सिलसिला ख़त्म। एक मेथड वो है, एक और मेथड है दूसरा एलिमिनेशन का। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन। बिल्कुल वही वाला मेथड है जो हमारा रिवॉल्यूशन का होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पहले ख़त्म करो, फिर एसेट के साथ लिंक करो, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये वाली एंट्री होगी। अगर ऐसे लिखा है तो क्या करोगे? ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट करो। जनरल एंट्री सिर्फ इम्पेयरमेंट की मांगी है। किसकी मांगी है? यह नहीं है कि जिसकी भी करनी है वो भी करनी है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, नीचे दो गई चीज़ें मालूम करो और जनरल एंट्री पास करो इम्पेयरमेंट की, अगर वो है तो। अगर नहीं है तो जाने दो, फिर एंट्री भी नहीं पास करनी। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट करना है, और दूसरा इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी एज एट 30 जून 23 एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देयर ऑफ। वो वही वाला है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? आए जनाब, कहता है जी कंपनी ने बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी के तहत, ये एक पॉलिसी होती है जिसमें आपने अपने एसेट्स को जदीद करना होता है, रीसेंट वाली टेक्नोलॉजी पे आना होता है। 1 अक्टूबर 22 पर मियां मिट्ठू लिमिटेड ने क्या किया है? एक प्लांट खरीदा है जिसकी लिस्ट प्राइस क्या है? 25 मिलियन। अदर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो है। फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन साइट प्रिपरेशन। अब आपने देखना है कौन कौन सी चीज़ ऐड होगी, कौन कौन सी चीज़ ऐड नहीं होगी या लेस होगी। स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25% वाज अलाउड बाय द सप्लायर ड्यू टू मैनेजमेंट एफर्ट्स। नॉर्मली सप्लायर अलाउ कितना करता है? 15% ट्रेड डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। हमें कितना मिल गया? 25%। तो 25 मिलियन में से 25% क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, बीइंग दिस वन इज द लिस्ट प्राइस। सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर एंड लेबर। सिविल इंजीनियर अगर साइट प्रिपरेशन पे काम कर रहा है तो फिर क्या होगा? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। सिविल एंड इलेक्ट्रिक वर्क इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सर्टन इंस्ट्रूमेंट अमाउंटिंग टू ₹3,50,000। ये रुपीज़ किस में दिया हुआ? 1000 में। तो ये भी क्या कर दो? लाइक विद लाइक कर लो, और इसको भी क्या कर दो? 350 कर लो। विच वर पुअरली हैंडल्ड बाय द वर्कर्स एंड वर टोटली डैमेज। कोई और एसेट डैमेज हो गया और उसका खर्चा भी कहाँ कर दिया? 3000 में लिख दिया हुआ है। ये खर्चा तो शामिल होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 2650। तो आप क्या करेंगे? सिविल एंड इलेक्ट्रिक वर्क 2650 ले लेंगे। इलेक्ट्रिकल आइटम रिसीव फ्रॉम द कंपनीज ओन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट अ कॉस्ट प्लस 15%। अपने आप से नहीं कमाना, एक ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से चीजें ली हैं और क्या हो गया? साइट प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो गई, अपनी ही चीज, और अपना ही इंटरनल उसमें प्रॉफिट डाल दिया है। तो अपने आप से कमाया नहीं जाएगा। 15% प्रॉफिट पर किया। सिमिलर आइटम मार्केट में हम 30% प्रॉफिट पर बेचते हैं। डॉज कितनी वैल्यू दी हुई है? 345। यू हैव टू रिवर्स बैक, 15% प्रॉफिट आउट करेंगे। कॉस्ट प्लस है, मींस मार्कअप लगेगा। 345 को 300 गार्बन पे गिराएंगे। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग साइट प्रिपरेशन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है 600, डायरेक्टली कॉस्ट है, शामिल कर देंगे। नेक्स्ट कहता है जी 1 जनवरी 23 टेस्ट रन वाज स्टार्टेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 23 एट अ कॉस्ट ऑफ 6 लाख। सेल प्रोसीड ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन वार 3,70,000। अब एक जमाने में ये जो टेस्ट प्रोडक्शन थी जिससे सैंपल्स बनते थे और फिर सैंपल बनकर क्या होते थे? बिक जाते थे। ये नेट खर्चा करते थे और एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर ये टेस्ट रन हो रहा है और इससे कोई सैंपल्स बन रहे हैं और वो बिक रहे हैं
तो इसका मतलब है ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ही चीज से रिलेट करती है, और स्टैंडर्ड कहता है ना ये तो आपने रेवेन्यू कमाया है और ये खर्चा किया है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, इसको लेके जाओ इनकम में, इसको लेके जाओ एक्सपेंस में, कैपिटलाइज नहीं करना। हाँ अगर आगे कहानी ये ना लिखी होती, ये लिखा होता टेस्ट रन हुआ है और उसका खर्चा ये है, टू टेस्ट के जी एसेट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर ये लिखा होगा तो फिर एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर 7 सैंपल उठा के डाल देगा कि सैंपल जनरेट हुए हैं, फिर मींस वो एक ही बुलेट में काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये इनकम है, ये उसका एक्सपेंस है, फिर दोनों को कितना लेके जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ। ये चेंज जेन्युइनली IAS 16 में 2021 में आई हुई है। कब आई थी? 2021 में आई थी, लेकिन चूंकि हमारी बुक वही पुरानी चल रही थी, पुराना सिलसिला चल रहा था, बुक नई आ गई, नई बुक के अंदर सही ट्रीटमेंट कर दिए गए। अब अगर कोई गलत पढ़ा रहा है, पुरानी चीजें पढ़ा रहा है, तो आई कैप का कोई कसूर नहीं। फिर उस बंदे का कसूर है कि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उसने स्टडी टेक्स्ट देखा नहीं गौर से। ठीक है जी, तो मैंने आपको चीज बता दी है, पेपर में अगर आप इसे कैपिटलाइज करेंगे तो ऐसे कांटा उस हिस्से के ऊपर फिर जाएगा। इट शुड बी एक्सपेंस आउट एंड इट शुड बी इनकम, गो टू द इनकम, रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, ये उसकी कॉस्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। दो द कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू डिसमेंटल प्लांट, कंपनी को के डिसमेंटलिंग उसने करनी है, बट एट द एंड ऑफ लाइफ एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज 3,50,000, 3,50,000 प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल ली है, बट द कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड इट। क्यों नहीं किया? रीजन भी बताइए। बिकॉज द एस्टीमेट वॉज नॉट रिलायबली मेजर्ड, क्योंकि ये वाला एस्टीमेट तो दे दिया है लेकिन ये रिलायबली मेजर है ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में हमें फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट लेना होता है और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। अगर आपके पास दोनों की वैल्यू मौजूद है, या सिर्फ फेयर वैल्यू ओल्ड की मौजूद है, तो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू ओल्ड काफी है, ऐसे ही है। तो अब अगर आगे लिखा हो फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज दिस एंड दिस, आगे लिखा हो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर रिलायबली मेजर्ड, तो हम समझेंगे ओल्ड की फेयर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है जी, तो अब यहां पर उसने लिख दिया नॉट रिलायबली मेजर्ड, तो उसकी फेयर वैल्यू या उसकी वैल्यू मेजर की ही नहीं जा सकती है, ये एस्टीमेट ठीक है ही नहीं, तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं करना, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी ना किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं किया, या ये हो सकता है कि जी हमें पता ही ना हो, ये एडजस्टमेंट ही ना हो दरमियान में। आगे बढ़ते हैं जी। सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ लिस्ट प्राइस, सप्लायर इशूड हिज क्रेडिट नोट टू दिस इफेक्ट ऑन जून 30, 2023। सप्लायर ने भी बोल दिया है जनाब ठीक है जनाब, हमें पता चल चुका है। एक अब तो एग्जामिनर ने भी दोबारा से बोल दिया है, एग्जामिनर की गाइडलाइन देखी आपने? एग्जामिनर की गाइडलाइन वो भी नहीं देखी? हाँ वो भी नहीं, अच्छा मर्जी है यार आप लोगों की। अच्छा वो गाइडलाइन किधर रखी थी मैंने? ये यहाँ पर रखी थी, ये थी, ये बेटा एग्जामिनेशन की गाइडलाइन 29 तारीख को आई, 29 अगस्त 2023 को आई। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई और शामिल कर दी। पहले से बुक के अंदर उसने ये सारा कुछ बोला हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों उसने दोबारा से मजीद एम्फेसाइज करके बोला है। ट्रीटमेंट ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड एज डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से भी लेस हो जाएगा और
इन्वेंट्री अगर है तो उसमें से भी लेस हो जाएगा, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल्स में से भी लेस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट अलाउड, और ये सेटलमेंट डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट डेबिट हो रही है और ये एक्चुअल में कॉस्ट में कमी है, ये जो डिस्काउंट मिला है। अच्छा जी, और ये उसी का ही एक अदद एडजस्टमेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मैंने कहाँ से नोट डाउन कर ली? ये तो अब आई है ना गाइडलाइन, बुक के अंदर पहले से ही है, स्टडी टेक्स्ट में पहले से ही दे दी हुई है। ये गाइडलाइन सेम गाइडलाइन पिछली दफ़ा भी आई थी, पिछले अटेम्प्ट के एंड पर भी आई थी, तब बुक के अंदर शामिल ऐसा नहीं थी, पुरानी बुक थी। अब तो बुक भी नहीं हो चुकी हुई है, बुक को हम फॉलो ही नहीं करते हैं। तो सेटलमेंट डिस्काउंट को क्या करना है, वैल्यू को लेस करेंगे। ये सारी मैंने एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर दी एक एक करके। बी पार्ट है IS 36 से रिलेटेड। हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लें जी, लिस्ट प्राइस ₹1000 में लिखा हुआ है। अब क्या है जी, लिस्ट प्राइस 25,000, 25% ट्रेड डिस्काउंट दिया था हमने, 25,000 का 25%, 6,250, ये लेस हो जाएगा। सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर ऐड हो गई, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क 350 जो शामिल किया हुआ था वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जो 2,650 पर आ गया। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम जो शामिल थी सेल वैल्यू के ऊपर, उसे वापस किसके ऊपर लेकर आए, कॉस्ट पर लेकर आए। हर कोई अपने अंदाज से काम कर सकता है। मैं फार्मूला यूज करता हूं, मार्कअप का S = C × 1 + R, ये मार्कअप का फार्मूला, और C = S × 1 - R, ये मार्जिन का फार्मूला। इसमें मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सी चीज़ 100, कौन सी चीज़ 100 नहीं है। बस कॉस्ट देखा, फार्मूले के अंदर पुट इन किया, सेल प्राइस देखी, उसमें पुट इन की, और कहानी ख़त्म। कोई चीज़ नहीं सोचनी हमने कि 100 क्या चीज़ लूँ, 80 के ऊपर लेके जाना है या 120 पे लेके जाना है, फार्मूला खुद वर्कआउट करेगा। कॉस्ट प्लस था, फार्मूला लिखा, यहाँ से मुझे कॉस्ट चाहिए थी, C = S / 1 + R आ जाएगा, 345 / 1.15, कहानी ख़त्म। मैंने कुछ सोचा कि सो क्या था, कुछ नहीं सोचा, सिर्फ फार्मूला देखा। फार्मूला बनता क्या है, 25% ऑफ, किधर गया, कॉस्ट प्लस 15% मीन्स मार्कअप है। तो मार्कअप का फार्मूला लिखा, रीअरेंज किया और आंसर निकाल दिया, तो ये मेरा 300 आ गया। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स। रेम्यूनरेशंस 600 वो ले लिया हमने। ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रोटोटाइप सैंपल्स नहीं ली मैंने, ठीक है जी। ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रोटोटाइप सैंपल 600 - 370 टू बी एक्सपेंस आउट सेपरेटली फ्रॉम दी इनकम। इनकम को अलग से लिखना है और एक्सपेंस को अलग से लिखना है, ठीक है जी। अगली चीज, कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए आप पैरा देख सकते हैं स्टैंडर्ड के 16, 17, 18 IS 16 के। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कॉस्ट एट एंड ऑफ लाइफ है, बट वी आर एडिंग कॉस्ट एट करंट टाइम, सो वी यूज मेक इट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू दी होगी तो वो लेंगे। अगर एनी टाइम सेटलमेंट डिस्काउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द PPE, चाहे वो इन्वेंट्री हो चाहे वो परचेजेस हो, टू विच इट रिलेट्स, जिससे वो ये रिलेट कर रही होगी वो आप करेंगे। एंड पर आपने क्या करना है, डिस्काउंट लाउड बाय सप्लायर टू बी नेटेड ऑफ इन दिस कॉस्ट। 25,000 के ऊपर 3% उसने क्या दे दिया आपको। अब यहां पर देखना है नेट इनवॉइस वैल्यू के ऊपर दिया है या लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया है, ये गौर से देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि 3% ऑफ व्हाट, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ लिस्ट प्राइस। अब मैथ है बेटा, क्या है
मैथ है, जिसका रिलेशन दिया होगा मुझे वो यूज करना। अगर यहां पे लिखा होता सेटलमेंट डिस्काउंट ऑन लेस ऑन इनवॉइस वैल्यू, तो इनवॉइस वैल्यू फिर क्या होनी थी, इनवॉइस वैल्यू होनी थी 25,000 में से 6,250 माइनस करके होनी थी, फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन होनी थी। तो लिहाजा जो सी चीज लिखी होगी उसके मुताबिक कैलकुलेशन होगी, अन्यथा काम नहीं होगा। जैसे वो कहेगा एग्जामिनर वैसे आपको काम करना होगा। तो अब ये 25,000 के ऊपर है, इट कुड भी 18,000 समथिंग उसके ऊपर हो सकती थी। ये भी मैंने लेस कर दी, मेरी कॉस्ट डिटर्मिनेशन होके आ गई है। तो इसमें 2-3 बातें थी जो कि क्या थी, सीखने वाली थी। नेक्स्ट चलते हैं जी इसका बी पार्ट के ऊपर, IAS 36 का वाला एरिया। कहता कंपनी अकाउंट फॉर इट्स एसेट अंडर कॉस्ट मॉडल एंड ऑन 30 जून 23 इट्स एस्टिमेटेड 21 मिलियन एज द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट। फेयर वैल्यू कितनी आ गई, 21 मिलियन। मॉडल कौन सा है, कॉस्ट मॉडल। फर्दर एस्टिमेटेड दैट इन केस ऑफ डिस्पोजल द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी इनकर्ड। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, प्लांट खाड़ेंगे, उसे लोड करेंगे और मार्केट में जाके बेच देंगे। टर्मिनेशन बेनिफिट ऑफ लेबर टू बी लेड ऑफ। अब इसका पता नहीं क्या करना है, क्या करना है जी, नहीं लेंगे। लीगल कॉस्ट बता देता हूं, अब ऐसे ही अन्य नहीं लेंगे, कोई ले लेंगे, पता है नहीं। ठीक है जी, बेनिफिट टाइप का है। टर्मिनल बेनिफिट ऑफ लेबर, खर्चा है बेटा, बेनिफिट पढ़ के नहीं उड़ा देना है, तो ये भी खर्चा। ये होता ये है कि जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट से जब हम रिज़ाइन ले लेते हैं या 60 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करती है, आपको टर्मिनेशन बेनिफिट देती है, गोल्डन हैंडशेक कह लें। क्या देती है, गोल्डन हैंडशेक देती है। ये वो खर्चा है कि बंदे फारिग किए हैं तो क्या किया, उनको गोल्डन हैंडशेक पकड़ाया, ये लो भाई, ये तुम्हारे 40 लाख, तुम्हारे 30 लाख, तुम्हारे 35 लाख, तो कितने हैं, 3 लाख कह लें। एम्प्लॉय छोटे छोटे से थे। लीगल स्टैम्प ड्यूटी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी, आप परेशान हैरान कौन सी लेनी है। तो स्टैंडर्ड है ना बेटा, स्टैंडर्ड खोलो देख लो कौन सी लेनी है। कौन कौन सी लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले लेंगे, ठा। लीगल कॉस्ट ले ली, ठा। स्टैम्प ड्यूटी, ठा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ले लें या ना लें, उखाड़ने का खर्चा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उखाड़ने का खर्चा है। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिख चुका होता 350, ये आगे लाइन लिखी होती, बट द कंपनी हैज़, ये कुछ ना लिखा होता, कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया होता प्रेजेंट वैल्यू 350 में, फिर क्या करना था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का तभी ले लेनी थी या नहीं लेनी थी। मैंने 350 ऊपर नहीं ना लिया, यहाँ पे भी तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी ना। लें जनाब, मैं ये कहता हूँ कि ये वाली नहीं लिखी हुई, फिर क्या होता, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फिर क्या होता। फिर आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना था या नहीं बनाना था, बनाना था ना। एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता डिसमेंटलिंग कॉस्ट, शुरू में एस्टीमेट करते हैं ना, करते हैं, ये शामिल करते हैं, स्पेसिफिकली नहीं शामिल किया था ये लिख के। अगर यहां पे शामिल हो गया हुआ है तो नीचे कॉस्ट टू सेल में शामिल नहीं होगा।
अगर यहाँ पे शामिल नहीं हुआ तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होगा। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस स्प्रेडिंग कॉस्ट को हम शुरू में इसमें ऐड कर देते हैं? स्टैंडर्ड कहता है लेना है, पता नहीं क्यों कहता है यार, बस स्टैंडर्ड जो है ना बहुत गंदा है। स्टैंडर्ड कहता है पैरा में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग साइट टू विच इज लोकेटेड द ऑब्लिगेशन दीजिए फलाना फलाना फलाना। स्टैंडर्ड कहता है लेना है तो मैंने लेना है, कहानी खत्म। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर आ गई कहानी। ये कौन सा स्टैंडर्ड? IS 16। अब देखते हैं जनाब IS 36 क्या कहता है कॉस्ट टू सेल के ऊपर। हम लोग स्टैंडर्ड देखते ही नहीं, ओपन बुक है, पढ़ने का जहमत गवारा ही नहीं करते। पैरा 28 है जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की हेडिंग, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अदर देन दोज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी। डिस्पेंडिंग की एंट्री क्या होती है? PPE डेबिट, डिस्पेंडिंग लायबिलिटी क्रेडिट। कॉस्ट टू डिस्पोजल में स्पेसिफिकली क्या लिख दिया? वो चीजें निकाल दो जो पहले से लायबिलिटी के तौर पर लिखी जा चुकी हुई हैं। तो अगर मैंने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया हुआ है, मींस एसेट डेबिट, डिस्पेंडिंग लायबिलिटी क्रेडिट पहले से एंट्री पास कर चुका हुआ हूं, तो फिर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में शामिल नहीं होगा। ये पहली लाइन बता रही है। आर डिडक्टेड इन मेजरिंग द वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये वही वाली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की कहानी बता रहा है। एग्जाम्पल ऑफ सच कॉस्ट आर लीगल कॉस्ट, मैंने कहा था स्टैंडर्ड से देख लेना कौन कौन सी है। लीगल कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, सिमिलर ट्रांजैक्शन टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग दी एसेट। अब अगर मैंने ऊपर शामिल कर दिया हुआ है और क्वेश्चन आ गया किस चीज का, नीचे वाला भी, मैंने ये सेम क्वेश्चन दूसरे अंदाज में रिवीजन क्लास में करवाया हुआ है। मैंने उसी रिवीजन क्लास वाले क्वेश्चन को क्या किया, 2 चेंजेस किए हैं, क्वेश्चन चेंज हो गया, सारी वैल्यूज चेंज हो गई, कोई एक भी वैल्यू सेम नहीं रही। टर्मिनेशन बेनिफिट आगे, हाउएवर टर्मिनेशन बेनिफिट एज डिफाइंड इन IS 19 and costs associated with reducing or reorganizing business following the disposal of the asset are not directly incremental cost to disposal of the asset। ये 2 चीजें नहीं लेनी, टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं लेना, और अगर हम कोई काम कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं कंपनी की, बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो बिजनेस है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट और डिस्पोजल का पार्ट नहीं बनेगी। ये एक पैरा है, क्या है? सिर्फ एक पैरा, 4 से 5 पेजेस के ऊपर स्टैंडर्ड पूरा मुक जाता है। IS 20 क्या, 36 क्या, 23 क्या, 40 क्या, 5 6 पेजेस के ऊपर स्टैंडर्ड है, और हम लोग उसको रट्टा लगाते थकते नहीं हैं। हालांकि हमें उन स्टैंडर्ड को गौर से डिटेल में पढ़ना चाहिए, उनकी एक एक बात को समझना चाहिए, ना कि हम क्या कर रहे हों, रट्टे लगा रहे हों। पेपर में दरमियान में से उठाएगा और इस उठा के ये वाला हिस्सा दे देगा, रेड्यूसिंग और रीऑर्गेनाइजेशन। अब टीचर ने नहीं पढ़ाया, ना ही या पढ़ाया है याद नहीं है, कंफ्यूज है। दोनों सूरतों में क्या आप सही आंसर के ऊपर पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। कहानी तो है ही नहीं, फेल होने का तो बात बनती नहीं है जब चीजें मौजूद हैं। तो एफर्ट करनी है हम स्टूडेंट्स ने, किसने?
स्टूडेंट्स ने एफर्ट करनी है। मैं तो आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि बेटा ऐसे कहानी है, वो भी एट द एंड। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे मॉक के ऊपर। तो बेटा जी अब ये 3 चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं कॉस्ट टू सेल में, अब आप क्या करेंगे? डिस्पेंडिंग कॉस्ट शामिल कर देंगे। ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, वैल्यूज़ पता नहीं मैंने सही ली हैं या नहीं ली। अच्छा 2 दफ़ा ही 100 है, मैं क्या शायद मैं गलती से लिख गया हूँ। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लीगल कॉस्ट दोनों 100। टर्मिनेशन बेनिफिट शामिल नहीं करना, स्टैम्प ड्यूटी शामिल करनी है, डिस्पेंडिंग कॉस्ट अब शामिल करना है। तो ये डिस्पोजल कॉस्ट आपने मालूम कर ली। अब आगे कहानी ख़त्म है। फेयर वैल्यू 21,000 बताई हुई है, ये लेस की 20,360 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई। आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया हुआ वैल्यू इन यूज़ क्या है, तो परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं बताया ना सही। जो सी चीज़ अवेलेबल है वही यूज़ करेंगे, कंपैरिजन लगाएंगे। कैरिंग अमाउंट हमारी 23,450 आ गई थी, और ये किस तारीख की आ गई थी? कब कैपिटलाइज हो गया? ऊपर कहीं पे लिखा होगा। किधर लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है ये इसे आगे ये हो गया जी, 31 जनवरी को कंप्लीट हो गया। मीन्स यकम फरवरी से एसेट क्या है? अवेलेबल फॉर यूज़ है। यकम फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने की क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन करेंगे। तो कॉस्ट आपने पहले मैयर कर ली हुई है 23,450। इस 23,450 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे 5 महीने की, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। आपकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस लिया तो 2,113 का क्या होना चाहिए? इम्पेयरमेंट लॉस आना चाहिए। अब एंट्रीज की कहानी आती है। ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, जबकि एंट्री मांगी कैसे गई है? एलिमिनेशन के जरिए। तो पहले एलिमिनेट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और प्लांट क्रेडिट। अब कहानी खत्म हो चुकी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सफ़ा 80 से मिट चुकी है। जब इसको मिटा दिया तो फिर अब एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लिखोगे, अब एसेट को ही कम करोगे, एसेट को कम कर, कहानी खत्म हो गई। डन है? लें जी, IAS 36 का क्वेश्चन हो गया हमारा मुकम्मल।